नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉप 107 पूरे 107 क्वेश्चंस विज्ञान के देखेंगे और ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में रेलवे के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिनका पेपर अभी 27-28 नवंबर को, 1, 2, 3, 4, 5 दिसंबर को है। यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर अभी साथियों हाल ही के दिनों में होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, जिसमें विज्ञान के पूरे 107 क्वेश्चंस करवाएंगे। बिल्कुल अंतिम प्रहार विज्ञान पे करना है, जिससे कि इस बार आपका ग्रुप डी का पेपर जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए और आपका विज्ञान में जो स्कोर है वो और भी बेहतर हो पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और देखिए, जिनका सीटी इंटीमेशन नहीं भी दिख रहा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पूरे 107 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपके पैटर्न, नए पैटर्न पर आधारित जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं क्लास में। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है। तो देखिए, प्रतिरोध का जो SI इकाई होता है वो क्या होता है साथियों? ओम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। देखिए, कूलम जो है ना, यह आवेश का SI मात्रक होता है, याद रखना। आवेश यानी चार्ज का यूनिट होता है कूलम। न्यूटन की बात करें तो ये बल का मात्रक होता है, ठीक है। बल का SI इकाई जो है वो न्यूटन होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? देखिए, क्लास जो है ना बिल्कुल फास्ट करवाएंगे आपको साथियों। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? याद रखना, नकारात्मक त्वरण जो होता है ना वो वेलोसिटी यानी वेग के विपरीत होता है। किसके? नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग यानी वेलोसिटी के, ठीक है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेग के। 1 किलोवाट घंटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। याद रखना, माइनस नहीं +6 होता है ये, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो भाई, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्न में से कौन सा सबसे अंतिम तत्व है? याद रखिएगा साथियों, थोरियम, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो है आपका पीरियोडिक टेबल से जो है ऐड हो गया था, लेकिन अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं साथियों, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा था टीसीएस ने अभी हाल ही में 2025 में, इसीलिए मैंने वो उस क्वेश्चन को ऐड कर दिया था, ठीक है। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? भाई, पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, याद रखना, ठीक है। जब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, इसमें जब पानी मिलाते हैं ना तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इससे जो है ना बाहर निकलने वाली गैस आपकी क्लोरीन होती है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बिल्कुल क्लोरीन निकलती है, क्लोरीन बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ना, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है बताइए? देखिए, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, तो आपको बताना है अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में जो नए जीव बनते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? बताइए, सर्च लाइट में किस प्रकार का दर्पण होता है? जो परावर्तक होता है वो क्या होता है? याद रखेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो अवतल दर्पण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान, देखिए रेनवियर के नोड्स के बीच सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कि किस में पाया जाता है? तो याद रखना, ये
साथियों माइलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है, माइलिन कृत एक्सोन में। तंत्रिका तंत्र का ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन की होता है? भाई उच्च प्रतिक्रियाशील वाली धातु जैसे कि होगी आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? पोटासियम होता है। पोटासियम के बाद सोडियम, फिर कैल्शियम। तो ये जो उच्च, ठीक है, ये सभी इन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं साथियों उच्च अभिक्रियाशील तत्व, इन तत्वों को। तो ये जो उच्च अभिक्रियाशील वाली या उच्च प्रतिक्रियाशील वाली धातु होती है, इनका निष्कासन कैसे होता है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं यहाँ एक परिपथ है, ठीक है, कई परिपथ है मान लेते हैं, ठीक है, ये सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये मान लेते हैं 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें जो प्रभावित होने वाली करंट होगी ना, उसका मान क्या होगा? क्या कम होता है या एक ही रहता है या बढ़ता है या आधा हो जाता है? तो याद रखना ये जो है ना सभी प्रतिरोधों में इसका मान जो है एक समान रहता है। यानी 2 ओम वाले प्रतिरोध में भी जितनी जो करंट का मान होगा, धारा का मान, वो समान होगा। और 4 ओम वाले मान में 4 ओम वाले प्रतिरोध में भी जो धारा जाएगी वो 2 ओम के प्रतिरोध के समान ही होगी, यानी समान धारा होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है, इसको एक द्रव, ठीक है, जो कि है साथियों जिसका मान दिया हुआ है 4/3, इसमें डुबोया जाता है। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? बताइए क्या आंसर होगा? भाई f ही होगी, क्योंकि देखिए दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है ना, ये किसी द्रव में डुबोने पर परिवर्तित नहीं होती है। तो जितना फोकस लंबाई थी उतनी ही रहेगी। f ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको बता देते हैं, देखिए द्रव माध्यम में डुबाने से दर्पण के आकार या वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी द्रव में उतनी ही रहती है जितनी वो हवा में थी। ठीक है, आगे देखिएगा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो भाई संवेग, साथियों संवेग को हम P से संकेत करते हैं। संवेग बराबर m इंटू वी होता है। m यानी द्रव्यमान, v इंटू वी यानी देखिए मास और वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग। ठीक है, तो भाई संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है? m और v के, यानी द्रव्यमान और वेग के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संवेग की SI इकाई याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग का जो SI इकाई होता है वो होता है kg गुने मीटर पर सेकंड, है ना, kg गुने मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित हैं? तो वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे साथियों थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, थैलोफाइटा। निम्न में से कौन सा अम्ल है जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो फॉर्मिक अम्ल है। इसको एथेनोइक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा। माफ करना, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी, है ना, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल को ये आप याद रखना, जो कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? जितनी द्रव्यमान संख्या है उसमें परमाणु की संख्या को जो है ना हम घटा देते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या को घटाकर। तो याद रखना, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? भाई केरोसिन तेल, याद रखना, केरोसिन तेल में संग्रहित होने वाली धातु, देखिए केरोसिन तेल का अपवर्तनांक आप याद रखना 1.42 होता है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और केरोसिन तेल में जो संग्रहित होती है ना वो धातु कौन सी है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए फोकस दूरी बराबर होता है r/2, r यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको आधा कर देंगे तो वो फोकस दूरी, यानी जितनी फोकस दूरी होती है उसका ही दोगुना होता है आपका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो भाई देखिएगा वक्रता त्रिज्या यहाँ पर जो है ना वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल कर आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील
22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील, ठीक है, 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 mv², हाफ mv² होता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। हाफ m का मान कितना दिया हुआ है? 22 kg, और v² यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। इसको सॉल्व करिए तो 11, और 11 को जब आप 25 से मल्टीपल करोगे तो कितना निकल के आएगा साथियों? 11 को 25 से 275 निकल के आएगा। 275 जूल, ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो जूल में आंसर आएगा 275 जूल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए, और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, नए साथी कोई जो भी है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है पेपर आपका 27 तारीख से है। बिल्कुल एनालिसिस एक्सपेक्टेड, समझ रहे हो ना, सब कुछ आपको मिलेंगे चैनल के अंदर। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखना। देखिए, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो और पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई आप दर्पण में देख रहे हैं और आप पा रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है ना आपसे छोटा बन रहा है, तो वो किस प्रकार का दर्पण होगा? बेसिकली आप गाड़ी वाहन का जो मिरर होता है ना, साइड वाला मिरर जिससे पीछे की वस्तु देखते हैं, उसमें आपको जब देखोगे तो आप छोटे, आपका मुंह छोटा दिखाई देगा। ये किस प्रकार के दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में होता है, याद रखना। तो दर्पण होगा उत्तल दर्पण, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक तो बिल्कुल भी नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है, हमेशा छोटा बनाता है, आभासी बनाता है, आभासी। और आभासी जो प्रतिबिंब, जितना भी आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। याद रखना, क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, यानी छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा उत्तल दर्पण, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंडक्टर यानी एक चालक का जो प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? तो साथियों, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? याद रखना, आयोडीन। ठीक है, बिल्कुल, थायराइड परीक्षण में TSH का प्रयोग करते हैं, याद रखना। और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है भाई? तो आयोडीन। निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखी थी? याद रखना, एंटोनी एल लोवेजियर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? धातुएं अम्ल के साथ, यानी मान लेते हैं कोई मेटल है, ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या उत्पन्न होगा? याद रखना, कोई भी अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 चीज़ें मिलती है, एक तो सॉल्ट मिलता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस मिलता है। याद रखना, यानी जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो एक तो नमक मिलेगा, लवण मिलेगा, और दूसरी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के, CaOCl2। देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आपका आ रहा है ना, याद रखिएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। अगला है, 4 kg वजन ही एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। ठीक है, निरंतर बल लगाने पर वह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर गति प्राप्त करता है यानी गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। लगाइए सूत्र, हाफ mv², हाफ m का मान, द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 4, और v यानी वेलोसिटी कितना है? वेग 5 मीटर पर सेकंड। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल 20 सेकंड में आंसर करना है आपको सेंटर में ऐसे क्वेश्चंस। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? याद रखिए, एंडोस्पर्म। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है?
खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आता है ना साथियों, वो मुख्य कारण इसका है वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। वसा और तेलों का ऑक्सीकरण के कारण जो है दुर्गंध आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? बताइए, इनमें से कौन प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है? तो बल। बिल्कुल, न्यूटन के अनुसार बल जो है ना प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फोर्स, बल। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? भाई आसानी से आप कर सकते हैं ना। देखिए अब क्रिप्टन जो है ना साथियों, क्रिप्टन एक, इसको लॉजिकली आंसर कर सकते हैं। क्रिप्टन एक क्या है? एक अक्रिय गैस है। और देखिए जितनी भी अक्रिय निष्क्रिय तत्व होती है ना, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये बी और सी देखो, बाहरी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 6 और 16 है, तो ये तो होगा ही नहीं, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो भाई पहले देखिए इसका पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में इसके 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, और फिर चौथे कक्षा में जो है ना, देखो कितना हो गया, इधर 10 हो गया और 18, 10 और 18 कितना हो गया आपका? 10 और 18 जो है ना आपका 28 हो गया। और परमाणु संख्या 36 है, यानी और कितने तत्व चाहिए? 8 और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो गलत लिखा हुआ है ना, दो के बाद 8 होता है, यहाँ सीधे देखो 2 के बाद 18 लिख दिया है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 होता है, यहाँ 18 कहाँ से आ गया? गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही केवल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CH4 मीथेन होता है, बिल्कुल। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है बायोगैस से उत्पन्न होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यदि डैश शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इनमें से क्या शामिल होने पे अधिक विविधता और अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी? तो देखिए लैंगिक प्रजनन में साथियों, लैंगिक प्रजनन में जो है ना सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लैंगिक प्रजनन में। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब pH मान किससे कम होता है? तो भाई याद रखना, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब pH मान 5.5 से कम होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? एक हथौड़ा है, हैमर आपने पकड़ा है हाथ में, उसको उठा के रखा है, केवल उठा के रखा है। तो भाई जब उठा के रखा है तो आपका हाथ स्थिर है ना, वो तो गति नहीं कर रहा, स्थिर है। तो स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता ऊपर उठाए गए हथौड़े के अलावा अगर आपसे पूछता चलता हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर रहने पर जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, जो गति करती है गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा हम किसको बोलते हैं? तो याद रखना साथियों, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर 2v तक दोगुना कर दिया जाए? तो जब गति v है पहले और उसको बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी साथियों बढ़ जाएगी। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो करेक्ट आएगा 4 काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? देखिए, अम्ल क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? बिल्कुल। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है? बिल्कुल। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है? नहीं, कड़वा तो क्षार का होता है, यही गलत है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है? बिल्कुल बनाता है। तो सी गलत है, यही आपका आंसर होगा। गलत ही आपको चुनना था कि कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब आप सोच में पड़ जाओगे ये कैसे बनेगा, ये कुछ भी नहीं है, इस सिंपल सा इसका सूत्र होता है 2n²। और याद रखना जो कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं K L M N, ये 4 कक्षाएं होती हैं। इनका क्रमांक होता है देखिए K का होता है 1, L का 2, M का 3 और N का 4। ठीक है, यहाँ पूछा है m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ये वाला m कक्षा है,
तो m कक्षा का मान कितना है 3। तो ये जो n है ना, ये जो फॉर्मूला है, इस n के जगह पर हम 3 का मान m का मान रखेंगे और m का मान होता है 3। ये सभी में होता है, इसको याद रखना आप, KLMN और 1 2 3 4 इसको नंबरिंग कर देना, ठीक है। सिंपल सा बता रहा हूँ, छोटा सा सूत्र है 2n²। इससे आप जो है ना किसी भी कक्षा में शामिल होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल पाओगे। 2n² यानी 2 इंटू n का स्क्वायर, n की जगह पर हम m का मान लेंगे और m का मान है 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 3 का स्क्वायर जो होता है ना, 3 का स्क्वायर होता है 9। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसको टिक करके सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उत्तक क्या होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। छोटा कर देते हैं साथियों देखिए, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करना। ये क्वेश्चन सबको खुद पता है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, कोई भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी ओरिएंटेड है जो कि आपको पेपर में आएंगे। अब ध्यान से देखो क्या आंसर है। उत्तक क्या होता है? तो उत्तक वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। ऑप्शन नंबर यही सही है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है? तो प्रत्येक वस्तु पृथ्वी, देखिए एक वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और एक क्या होता है? जल होता है। इन 5 मूल तत्वों से मिलकर बनती हैं। याद रखना, 5 मूल तत्व, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल से, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एक अल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा? मैंने हजारों बार पढ़ाया है आपको कि सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी सेल्सियस का मान है उसमें 273 जोड़ देना। 273 इसको आप जब जोड़ोगे तो वो आपका केल्विन में बदल जाएगा। देखो इधर 1 हो गया आपका, इधर हो गया 14 और एक 5 और 3, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ 351 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 351 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने पर मान कितना होगा, तो इसमें 273 आप घटा देते। 273 जब इसमें आप घटाते तो आपका आंसर 78 डिग्री सेल्सियस आ जाता है ना। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार होता है? तंत्रिका एवं पेशीय उत्तकों का संयोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? देखिए साथियों, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये सबसे कम विकसित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका बहुत अधिक विकसित है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी सब कुछ पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, इसमें केवल राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? याद रखना, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ना, ये पादप कोशिका में केवल पाया जाता है। आगे देखिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो भाई न्यूक्लियस की खोज पूछा जा रहा है, किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? तो 1931 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 में की थी, याद रखना। और न्यूक्लियस की खोज कब हुई थी? तो भाई याद रखना है आपको 1931 में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चलिए एक सेकंड, ठीक है, 1931 नहीं साथियों, 1831 में, याद रखना 1831 में, ठीक है, केंद्रक की खोज 1831 में हुई थी, बिल्कुल। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? भाई देखो, कपाल तंत्रिका जो होती है ना, ये 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल मिलाकर होती है 24। और मेरु तंत्रिकाएं, याद रखना, मेरु तंत्रिकाएं जो होती है वो 31 जोड़ी होती है, यानी टोटल मिला के 62, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का हिस्सा है? तो स्नायु प्रणाली का हिस्सा है मस्तिष्क, याद रखना। कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं? तो संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका। उपयुक्त तीनों, ये सभी कपाल तंत्रिका के ही प्रकार हैं। अगला, स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु यानी मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? अभी मैंने बताया था 31 जोड़ी निकलती है। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो जोंक, घोंगा,
टेप वर्म, इन सभी में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन अमीबा में नहीं पाया जाता है, तो अमीबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा जो कि बाइनरी, याद रखना, ठीक है, बाइनरी फिजन से जो है ना अपना क्या करता है, प्रजनन करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सभी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है आपका, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो या 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकंड का, हाँ ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, याद रखना। प्लाज्मा झिल्ली जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तो प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, ये आप याद रखना। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखना। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो साथियों देखिए, लोहे का क्यूरी ताप होता है 1043 केल्विन, ठीक है। तो अगर आपको सेंटीग्रेड में ऑप्शन दे रखा होगा तो 770 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 1043 में जब आप साथियों ये केल्विन है तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ेगा। जब इसको घटाओगे तो आपका मान निकल के आएगा 770 केल्विन, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला है, क्षार का जलीय विलयन क्या देता है? देखिए क्षार का जो जलीय विलयन होता है ना, देखिए क्षार का जलीय विलयन जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चर्चित हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है, दवा का हाल ही में संबंध किससे था? तो देखिए कोरोना के समय में ना ये साथियों दवा जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो कोविड-19 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? शक्ति का मात्रक वाट होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाट करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है? देखिए पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है? पेट्रोल है, चारकोल है, एस्फॉल्ट भी है, कोयला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तो जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायलिसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। आगे देखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसको फोटोन बोला जाता है, फोटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग इनमें से कौन सा नहीं है? रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, ये सभी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग है, लेकिन मानव क्लोनिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मानव क्लोनिंग। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? देखिए कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीव कोशिका के बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं भाई। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, बिल्कुल। 3 में सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, बिल्कुल, ये भी कोशिका सिद्धांत के अनुसार सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यही आंसर होगा। याद रखना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन ने दिया था देखिए एक सेकंड है ना, देखिए 1838 में, और एक ने दिया था 1839 में साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको एक ही डेट याद रखना है, तो याद रखना एक ही ईयर 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ठीक है। देखिए कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस और शैवाल जैसी कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखना। पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो भाई पॉलीथीन जो है ना साथियों एक रेजिन है, और ये किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो याद रखिए एथिलीन के बहुलीकरण से। अगला है, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक है साथियों थॉमस हंट मॉर्गन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होते हैं? तो याद रखना -40 डिग्री पर।
नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? तो याद रखना, चाहे वो अम्ल का विलयन हो या क्षार का विलयन हो, दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बायोडीजल बनने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग करते हैं। रतन जोत जो एक प्रकार का वनस्पति है। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मैं नहीं बताऊंगा, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रह जाएगा इस क्लास का। तो इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, लाल दवा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है? याद रखिएगा, पोटासियम परमैंगनेट होता है साथियों। लाल दवा का जो रासायनिक नाम होता है पोटासियम परमैंगनेट। किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो देखिएगा, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो करेक्ट आएगा रुधिर जमाव में, यानी रक्त के जमने में ये सहायक होता है, जो कि विटामिन के में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है, ये जो यूरेनियम आपको लिखा हुआ है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो न्यूट्रॉनों की संख्या मैंने अभी आपको बताया था, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाकर। तो द्रव्यमान संख्या है 238 और इसमें परमाणु संख्या है 92। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 146 निकल के आएगा, यही आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? वायु में, भाई वायु में तो गतिज ऊर्जा होती है ना, वायु गति करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल गतिज ऊर्जा। पेरेनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है? देखिए, पेरेनकाइमा जो है ना साथियों, याद रखना, ये एक सरल स्थायी उत्तक होता है साथियों, सरल स्थायी उत्तक, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आप जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब होंगे? यहाँ एक समतल दर्पण है, यहाँ एक समतल दर्पण है, मान लेते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ एक रख देते हो तो एक कितनी दिखेगी? अनंत, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? तो याद रखना, पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं ना, उनके शरीर पर छिद्र पाया जाता है साथियों। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? तो इनमें से हाइड्रा में जो है ना, रक्त नहीं होता है किंतु ये सांस लेता है, याद रखना। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये भी याद रखना। हाइड्रा में भले मस्तिष्क नहीं होता है, लेकिन इसमें तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे? तो ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, बैटरी भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोटर तो यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो और जनरेटर ये दोनों ही क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश है ना साथियों, उसको जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटो, याद रखना, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था, ठीक है, 1839 में। आगे देखिएगा, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य जो होता है ना साथियों, ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग यानी उपयुक्त तीनों से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी जो है ना एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? तो सबसे छोटी जो कोशिका है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? याद रखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज 1945 में हुई थी। और किसने की थी अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज? तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज KR पोर्टर ने की थी, ठीक है। KR पोर्टर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना, कहाँ गया? एक सेकंड, कोशिका वाला क्वेश्चन कहाँ था? हाँ, ये था ना। देखिए, प्रोटोप्लाज्म नामक शब्द पुरकिंजे ने जो है ना, याद रखना है सभी साथियों को, पुरकिंजे साहब ने दिया था।
अच्छा, ये तो मैंने बता दिया था ना, 1839 में दिया था, ये तो मैंने बता दिया यार, फिर मैंने किस लिए ऊपर किया था पता नहीं। चलो आगे देखिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रण करता है? तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है ना, इसको कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। याद रखिए, मुख गुहा किसका एक भाग है? तो मुख गुहा जो है ना, देखिए ये आहार नाल का भाग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आहार नाल का। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कृतंक, रदनक, इसके अलावा अर्धचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे देखिए, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य में जो स्थायी दांत होती हैं उनकी संख्या 32 होती है, बिल्कुल सही है। कृतक व रदनक दांत की संख्या 8 और 4 होती है, बिल्कुल ये भी सही है। अग्रचवर्णक और चवर्णक दांतों की संख्या जो है वो 8 और 12 होती है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव दंत सूत्र बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव दंत सूत्र क्या होता है साथियों? देखिए 2123/2123। देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब ये क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मनुष्य में पूरे जबड़े में कुल 32 दांत होता है। ऊपर वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होती है। ठीक है, तो इसको जब हम काटते हैं ना, ऐसे जब हम काटते हैं तो ये 4 भाग में बट जाता है, यानी इधर 8, इधर 8, इधर 8 और इधर 8। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो 8 दांत होंगी वो यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर जो 8 दांत होंगी वो यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो देखिए 8 दांत होती, तो हमें 8 दांत के बारे में ही जानना है। सबसे पहले वाले जो 2 दांत होते हैं ना साथियों, वो होती है कृतंक। एक नुकीला दांत होता है, उसको बोलते हैं रदनक। उसके बाद 2 दांत होते हैं, जो 2 दांत होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अर्धचवर्णक। बाकी के जो 3 दांत होते हैं ना, वो होते हैं साथियों चवर्णक। सेम ये इसी प्रकार के जो ये दांत हैं, 8 दांत, वो यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। तो इसी से जो है ना हम दंत सूत्र निकालते हैं। जैसे कि कृतंक दांत मैंने कितना बोला था? 8, ये चौथे हिस्से में से 2 होते हैं। रदनक कितने होते हैं? तो 1 होता है। प्रीमोलर कितना होता है, यानी अर्धचवर्णक 2 होता है। और चवर्णक कितना होता है? 3 होता है। तो देखो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, इसी प्रकार से हम जो है ये दंत सूत्र निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल होता है? देखिए, दांत के निर्माण में उपयुक्त तीनों शामिल होते हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होता है 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10% और बाकी के 5% कैल्शियम फ्लोराइड होता है। तो उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा, याद रखना। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, बिल्कुल। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, इनेमल नहीं, प्रोटीन नहीं, एक प्रकार का उत्तक होता है ये। तो डी सही है, सी गलत है। तो सी ही आंसर होगा, क्योंकि आपको गलत ही चुनना था। आगे देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य क्या है? यह हमारे पेट में, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl। इसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। देखिएगा, ए में है कि यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, बिल्कुल। यह जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आता है, बिल्कुल। ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है। अग्नाशयी रस का pH मान कितना होता है? तो अग्नाशयी रस का जो pH मान होता है वो 8 होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए साथियों, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन अगर पूछता तो मुख बताते, लेकिन प्रोटीन का पाचन पूछा है, याद रखना। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, पेट से। आगे देखिए, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो जल का अवशोषण बोला है, केवल जल का अवशोषण। तो याद रखना, जल और खनिज जो होता है ना, इनके अवशोषण बड़ी आंत में होते हैं। बाकी जितने भी हम भोजन वगैरह खाते हैं, जो भोजन होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन जल का अवशोषण जल और खनिज का बड़ी आंत में, याद रखना। नेक्स्ट है, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए में लिखा हुआ है, लार हल्की अम्लीय होती है, इसका pH मान लगभग 6.8 होता है, बिल्कुल सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। सी में लिखा है, लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है, बिल्कुल बदलती है, सी भी सही है। डी में लिखा है, सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है क्या? नहीं, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा साथियों। यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, ए में लिखा है, यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, बिल्कुल। देखिए, हाँ ठीक है। सी में लिखा है, इसमें
पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा होता है, ये भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन यहाँ भी सही होगा भाई लीवर को लेकर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली जहाँ हमारे मुख से जो भोजन लेते हैं ना, वो जो भोजन एक पाइप के माध्यम से हमारे पेट में पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है, तो ये जो पाइप है ना, इसी को बोलते हैं ग्रास नली, ईसोफेगस। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? स्टार्च का होता है, वसा का, प्रोटीन का भी, कैरोटीन का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? सिंपल क्वेश्चन है, पित्तरस के द्वारा होता है। आगे देखिए, शुद्रांत यानी छोटी आंत के भाग कौन से हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी वाला भाग होता है डुडेनम, बीच वाला भाग होता है जो जेजुनम, और तीसरा जो सबसे निचला भाग होता है वो होता है इलियम। आप अंग्रेजी नाम ही याद रखना, हिंदी नाम थोड़ा उठपटांग है, ठीक है। उपयुक्त तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है? साथियों, आमाशय की बनावट जो है ना, कुछ इस प्रकार से होगा, आपने देखा होगा। और ये अंग्रेजी वर्णमाला के किस लेटर की तरफ दिख रहा है? जे की तरह दिख रहा है, तो जे आकार की, ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखना। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, बिल्कुल। बड़ी आंत 1.5 मीटर होता है, जबकि छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग है क्या? बिल्कुल, अभी मैंने बताया था। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है क्या? जेजुनम जो है ये क्या छोटी आंत का मध्य भाग है? जेजुनम बिल्कुल 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 नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अभी तो बताए थे ना, जेजुनम जो है मध्य भाग है। छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग इलियम है क्या? नहीं, छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग मैंने इलियम नहीं बताया था। छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी भाग है ना साथियों, उसको डुडेनम बोला जाता है। इलियम सबसे निचला भाग है और मध्य भाग हो गया जेजुनम। ऊपरी भाग याद रखना डुडेनम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही आंसर होगा। शुद्रांत यानी छोटी आंत के भाग कौन से हैं? देखो फिर से रिपीट हो गया है यार, उपयुक्त तीनों होगा, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। अच्छा, रिपीट नहीं हुआ था, हम आगे बढ़ गए थे ना। चलिए, तो ये तो हो गया ना आपका। 105 देखिए, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? छोटी आंत की नहीं, बड़ी आंत की। हाँ देखो, बड़ी आंत आपने देखा होगा फिगर में, पाचन तंत्र वाले टॉपिक में मैंने आपको दिखाया भी था। इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आंत होती है, ये जो है आपका बड़ी आंत जो होती है उल्टे यू आकार की होती है आकृति में, तो बड़ी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो भाई अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं साथियों? देखिएगा, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन भी है, लाइपेज भी है, अमाइलेज भी है। उपयुक्त तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन तो ऑप्शन में है नहीं, तो भाई टाइलिन को ही तो अमाइलेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी अमाइलेज इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। साथियों, पूरे 107 क्वेश्चंस थे और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये क्लास करवाया। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो करो कम से कम यार, वीडियो को लाइक और शेयर करा करिए। अभी बहुत अच्छे क्लासेस आने वाले हैं आपके, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, अगर आपने चेक कर लिया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।